वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं श्रीवास सर। और जैसे कि पिछली कक्षा में दो क्लास हुई हैं, वर्ण एवं ध्वनि की। जो प्रथम क्लास है जिसमें हमने स्वर को देखा, उनके प्रकार को भी देखा था, वर्गीकरण को। उसके दूसरे वीडियो में हमने ये भी देखा है कि वर्ण एवं ध्वनि का ही व्यंजक व्यंजक में हमने एमसीक्यू के सहारे भी देखा था। तो वो दोनों चैप्टर, मतलब दोनों टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका है। इसके साथ ही अब मैं वर्ण एवं ध्वनि का एमसीक्यू कराने वाला हूं, जो बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कोई भी, यदि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई भी पाठ्यक्रम या जो सिलेबस जो आप पढ़ रहे हैं, उसमें यदि कोई एक टॉपिक क्लियर हो रहा है तो आप एमसीक्यू लगाना बहुत ज़रूरी है। यदि एमसीक्यू आप नहीं लगा रहे हैं तो आपके दिमाग में पढ़ा हुआ सेट नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं जस्ट पढ़ाने के बाद एमसीक्यू हर एक टॉपिक का कराऊंगा। मैंने जो भी वीडियो बनाने से पहले आपको बताया था, जो सिलेबस दिखाया था, उसमें हर एक सिलेबस क्लियर होगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नए नए वीडियो जो भी अपलोड होंगे वो आपको तक पहुंचते रहे। इसके साथ ही यदि आपको एमसीक्यू बनाने में दिक्कत हो रही होगी तो आप जो दोनों वीडियो हैं उसको पहले आप ज़रूर देख लें। उम्मीद करिए ये वीडियो जो है एमसीक्यू के लिए, वर्ण एवं ध्वनि के लिए, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित ना हो, और इसी से प्रश्न लगभग आएंगे। तो एक बार आप ज़रूर देखिए। चलिए, और जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है उसके लिए आप, मैं फिर से बोलता हूँ, कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि ये प्रश्न समझ में नहीं आया या फिर ये प्रश्न बनेगा कैसे। मैं हर एक का जवाब दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं बताया कि ये मेरे चैनल का नाम है @श्रीवास सर GK वाले। वर्ण एवं ध्वनि MCQ जो होने वाला है अभी, वर्ण एवं ध्वनि का ही होने वाला है। इसमें जो भी प्रश्न है वो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है कि जब मैं क्लास स्टार्ट किया था, जब व्यंजन और स्वर जब हमने कंप्लीट किया था, तो उसी में मैं MCQ का थोड़ा सा एक दो प्रश्न भी लाया था। तो वो वहाँ से बनना स्टार्ट हुआ था। फिर भी मैं बहुत सारे प्रश्न अभी कराऊंगा। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न इस पर दिख रहा है आपको कि प किस प्रकार का व्यंजन है। तो प किस प्रकार का व्यंजन है, इसके लिए आपको स्पर्श व्यंजन में जाना पड़ेगा। आपको बता दूं कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है। स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है, 25 है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। तो 25 में से प किस वर्ग का व्यंजन है, तो इसमें देखिए दिया ऑप्शन ए है, स्पर्श है, पार्श्विक है, लुंठित है, नासिक है। तो क, च, ट, त, प, ये जो पांचों जो आते हैं वो किस में आते हैं, स्पर्श व्यंजन में। इसका मतलब ये हुआ कि प जो है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद है, देखिए दूसरा प्रश्न जो है कंठव्य है। कंठव्य व्यंजन किस में आता है, तो कंठव्य का मतलब जो कंठ से निकलता है, जो कंठ से निकलता है। और कंठ के लिए आपको क्या बताया गया था कि इसमें जो भी आता है, जैसे कंठ का जो कंठ वर्ग का जो भी व्यंजन है वो आते हैं क से अंग तक। तो क से अंग तक आता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपको देखना पड़ेगा कंठव्य में कौन आएगा। तो क, ख, ग, ये वाला आपका आ जाएगा क, ख, ग। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, फटाफट आपके दिमाग में आने लगा है, मैं जान गया हूँ। उसके बाद देखिए उष्म व्यंजन है। तो उष्म व्यंजन का मतलब क्या हुआ कि जिसमें घर्षण से जब आवाज़ निकलता है उसमें घर्षण रहित, घर्षण के साथ निकलता है। उष्म, उसमें बताया था कि इसमें उष्म की संख्या कितना है, 4 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उष्म, इसमें 4 व्यंजन कौन सा हो जाएगा, तो स, स, मतलब तीनों स आ जाएंगे और एक आ जाता है ह। तो इसमें देखिए 3 स तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ह दिया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, टी। फटाफट करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, ये देखिए प्रश्न आया हुआ है। और ये जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ, जैसे कि प किस वर्ग का आया है, तो ये CG व्यापम का, पटवारी का 2017 का प्रश्न है ये। और ये कंठव्य जो ये किस में पूछा गया था, ये अमीन में पूछा गया है। इसी के साथ जो उष्म व्यंजन है, उष्म व्यंजन ये पूछा गया, देखिए CG व्यापम जो सहायक संपरीक्षक है उसमें पूछा गया था। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला किसे कहेंगे, देखिए ऑप्शन यहाँ पर आप समझिए कि शब्द, ऑप्शन नंबर ए क्या है, शब्द समूह। दूसरा क्या है, बी में क्या है, शब्द गणना। सी में क्या है, वर्णों के संकलन। और डी में क्या है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को।
सब कुछ देखिए है। मैं जब इसको कंप्लीट करा रहा था, वर्णमाला जब मैं पढ़ा रहा था आपको, जब बता रहा था, तो उसमें बताया था कि वर्णों के समूह को, लेकिन कहने का मतलब यह है कि यदि मैं क और भी बहुत सारे शब्द ऐसे लिख दूँ, क के बाद अंगा लिख दूँ, उसके बाद च लिख दूँ, उसके बाद फ लिख दूँ, तो ये वर्णमाला नहीं कहलाएगा, ये गलत है। वर्णमाला का मतलब क्या है कि एक सीक्वेंस में होना चाहिए। सीक्वेंस भी मतलब जैसे ये देखिए, सीक्वेंस का मतलब होता है कि एक क्रमबद्ध समूह होना चाहिए। कि यदि मैं वर्णमाला लिख रहा हूँ जैसे क ख, ये क्या है ग, ये घ, ये क्या हो जाएगा अंग। इसी प्रकार से जो च वर्ग का होगा, जो ट वर्ग का होगा, जो त वर्ग होगा, प वर्ग होगा, ये पूरे एक व्यवस्थित समूह है, क्रमबद्ध समूह है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, वर्णमाला। तो ये ऑप्शन ढूंढिए इसमें कहाँ पास है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला। ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। उसके बाद देखिए इसमें क्या है कि पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो मैं बताया था कि पंचमाक्षरों मतलब स्पर्श व्यंजन का जो पांचवा अक्षर होता है, स्पर्श व्यंजन का जो पांचवा अक्षर होता है उसी को बोलते हैं पंचमाक्षर। तो पांचवा अक्षर कौन सा हो जाएगा, देखिए कहाँ से निकलता है वो, नाक से। जैसे कि अंग, जैसे कि अड़ा, इया, न, म, तो नाक से निकलता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। देखिए फटाफट बनना स्टार्ट हो जा रहा है। उसके बाद कौन है, देखिए कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है। तो त वर्ग में कौन सा आ जाएगा, त थ द ध न। कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है, मतलब न है, मतलब द है, मतलब ध है, लेकिन म नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है कि भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। तो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या बोल देंगे, भिन्न भिन्न स्वर मतलब एक स्वर और क्या हो जाएगा, दूसरा स्वर। एक स्वर और क्या हो जाएगा, दूसरा स्वर। ऐसे भी समझ सकते हैं, एक स्वर और क्या हो जाएगा, दूसरा स्वर। तो इसका मतलब यह हुआ कि स्वर स्वर मिलकर, मतलब अ प्लस ओ मिलकर क्या बनाते हैं, अ। तो ये संयुक्त होकर मिल रहा है, इसलिए उसको क्या बोल देंगे, संयुक्त स्वर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका 7 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त स्वर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या हो रहा है, ख व्यंजन का उच्चारण स्थान है। तो आपको मैं बताया कि क से ख व्यंजन का उच्चारण स्थान है। तो ख व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, क, ख, ग, घ, अंग, और इसको बोलते हैं कंठव्य। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, कंठव्य। उसके बाद देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, आपको बता दें संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितना होता है, 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 कौन कौन सा है, तो क्षत्रिय वाला छ, त्र, और क्या होता है ज्ञान, और एक होता है स्र। अब ये चारों के अलावा इस पर कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए यहाँ पास इसके अतिरिक्त कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, तलाबी सा, ये संयुक्त व्यंजन नहीं होगा। उसके बाद देखिए क्या संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर कौन सा हो जाएगा, देखिए आ भी एक कंप्लीट स्वर है, ऊ भी कंप्लीट स्वर है, री भी है, लेकिन अ कैसे बनता है। तो अ भी मैं जस्ट आपको यहाँ पर दिखाया कि अ प्लस ओ इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए पूछ रहे हैं कि स मतलब तलाबी स, मुधंती स, धंती स और ह कहलाते हैं। तो इसमें बताया था कि ये क्या कहला जाएगा, इसको बोलते हैं उष्म व्यंजन, इसको बोलते हैं उष्म व्यंजन। ये जो प्रश्न आया हुआ है सारे प्रश्न फंसे हुए हैं। जैसे हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किसके बाद आता है, तो क के बाद आता है। एक जो ये पूछा गया है कि संयुक्त व्यंजन नहीं है, जो ये प्रश्न आपके सामने है, ये एमपी पुलिस में पूछा गया था, ये एमपी पुलिस में पूछा गया है। उसके बाद देखिए क्या है अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए क्या बोल रहा है कि देखिए कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या है। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितना है, अब देखिए अभी बताया मैं आपको अक्षर, त्र और ज्ञान और क्या बताया, स्र। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितना है, 4। ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 सही। उसके बाद देखिए क्या है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्गों को कहते हैं। और ये प्रश्न देखिए ऐसे नहीं है, मैं आपको बताया कि यूपीएससी लेवल तक का भी प्रश्न इसी में पूछा जाता है। ये देखिए यूपीएससी 2013 में प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्गों को कहते हैं अघोष, सघोष, अल्प प्राण या महाप्राण। ये
अब देखिए अघोष और सघोष और अल्प कहते हैं। तो ये यूपीएससी 2013 प्रीलिम्स से पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा महाप्राण। महाप्राण हो जाता है इसका आंसर। उसके बाद देखिए क्या है, य र अलावा किस वर्ग के हैं। तो य र अलावा किस वर्ग के हैं। तो य र अलावा जो मैं बताया था, देखिए 4 होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा क्या होता है, स्पर्श व्यंजन के बाद होता है उष्म, और उसके बाद होता है अंतस्थ, उसके बाद होता है संयुक्त। ये 4 ही तो होते हैं ना। अब देखिए स्पर्श व्यंजन मतलब क से क च ट त प प व तक। उसके बाद उसमें क्या है, स स ह, और अंतस्थ क्या है, य र ल व। तो अंतस्थ या अंतस्थ कौन सा हो जाएगा, इसको हो जाएगा य र ल व। उसके बाद है तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य कौन सा आ जाता है, देखिए ये स्पर्श व्यंजन में ही होता है। ये 5 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताया था। 5 प्रकार में कौन सा हो जाएगा, देखिए क को बोलते हैं कंठव्य, और च वाले को क्या बोलते हैं, तालव्य। तालव्य में कौन था, च छ ज झ इया, ये जितने भी होते हैं तालव्य होते हैं। उसके बाद देखिए ह्स्व स्वर है। ह्स्व स्वर को बोलते हैं मूल स्वर। क्या बोल देते हैं, मूल स्वर। ह्स्व स्वर को क्या बोल देंगे, मूल स्वर। मूल स्वर मतलब होता है छोटा। तो इसमें से देखिए छोटा कौन सा है, आ तो हो जाएगा बड़ा, कैपिटल ई भी है और कैपिटल ऊ है। तो ये तीनों नहीं होंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। ये छोटा होता है। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है, देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है, आरआरबी 2006 में पूछा गया था। आरआरबी 2006 में पूछा गया है प्रश्न, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है। और अभी ये टेट में पूछा गया था, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है। तो ध्वनि देखिए इन सभी का तो है, लेकिन इससे भी, जैसे कि शब्द में भी है, भाषा में भी है और वाक्य में भी, लेकिन तीनों में छांटना पड़ेगा। यदि मैं देखिए एक सीक्वेंस बना के दिखाऊँ आपको, तो सीक्वेंस कैसे बनता है इसको समझिए। सीक्वेंस यदि हम इसको बना के देखें, तो ये सबसे पहले देखिए आ जाता है, यदि हम बड़े से लें तो ये हो जाता है वाक्य। सबसे बड़ा हो जाता है वाक्य। वाक्य से पहले क्या आ जाता है, शब्द। शब्द से पहले क्या आ जाएगा, वर्ण। और वर्ण से पहले क्या आ जाएगा, ध्वनि। तो ये क्रमबद्ध चलते रहता है। ध्वनि जब उत्पन्न होगा उसी से क्या बनता है, वर्ण। वर्ण से क्या बन जाता है, शब्द। और शब्दों के मेल से क्या बन जाता है, वाक्य। अब इसमें क्या पूछ दिया गया है, देखिए इसमें पूछा गया है कि लघुत्तम इकाई है। तो ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है। यहाँ पर ना तो शब्द होगा ना ही वाक्य होगा, किसका हो जाएगा, भाषा की। यहाँ पर ध्वनि जो है वो भाषा की लघुत्तम इकाई है, क्योंकि अभी आपने देखा कि सब कुछ मिला कर क्या बन रहा है, भाषा बनता है, वाक्य बनता है। उसके बाद देखिए लघुत्तम वाग ध्वनि किसे कहते हैं। तो लघुत्तम वाग ध्वनि जो है उसको बोलते हैं वर्ण को। ये स्वर गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए अल्प प्राण। तो अल्प प्राण का मतलब मैं आपको बताया था, इसका ट्रिक बताया था कि अल्प प्राण जो होता है उसको कैसे बोलेंगे। तो इसका ट्रिक में बताया था कि 1-3 अल्प प्राण, बाकी सब महाप्राण। तो 1-3 इसमें देखिए, तो क और ग क्या है, पहला और तीसरा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। उसी प्रकार ऊ किस प्रकार का स्वर है, अग्र स्वर, मध्य स्वर या पश्च। तो इसको बोल के देखिए ऊ पीछे से आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हैं। अब इसके बाद भी हम देखते हैं और भी प्रश्न देखेंगे। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे प्रश्न और भी करा रहा हूँ। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर प्रश्न में लिख रहा हूँ कि कौन सा वर्ग महाप्राण है। जैसे और डायरेक्ट मैं आपको लिख रहा हूँ कि कौन सा वर्ग महाप्राण है। तो महाप्राण है, इसमें ऑप्शन आपका दे दीजिएगा। मान लेते हैं कि क है, कि ख है, कि ग है, कि अंग है। तो आपको मैं क्या बताया था कि महाप्राण के लिए कि 1-3 जो है अल्प प्राण है और बाकी सब महाप्राण, यानी कि 2-4 ये क्या हो जाएंगे, महाप्राण। तो महाप्राण मतलब 1 और 3 क्या हो जाएगा, अल्प प्राण, और ये वाला क्या हो जाएगा, घ, ये और ये क्या हो जाएगा, महाप्राण। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। इसके साथ ही देखिए कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। तो संयुक्त व्यंजन के लिए आपको क्या बताया था, संयुक्त व्यंजन जो है वो 4 हैं। 4 है तो कौन कौन सा हो जाएगा, 4 संयुक्त व्यंजन। तो क्षत्रिय वाला छ और त्र, उसके बाद है अक्षर त्र, और एक होता है ज्ञान, और एक होता है स्र। तो इन संयुक्त व्यंजन में से दिया आएगा तो ये ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इसके अतिरिक्त यदि कोई है तो गलत हो जाएगा। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ हैं, जैसे कि क कौन सा व्यंजन है। तो क जो है कंठव्य होता है। हिंदी वर्णमाला में स्वर की कुल संख्या कितनी है, हिंदी वर्ण माला में
स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या कितना है कुल टोटल 13। इसमें ऑप्शन में रहेगा 10, 11, 12 और 13। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी वाला, 13 सही है। उसके बाद देखिए है और भी प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं। तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में ये बहुत फेमस प्रश्न है, ये आरआरबी इलाहाबाद में फंसा हुआ प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं, मूल स्वर कितने हैं। तो ये इसकी संख्या 4 होता है। और कौन कौन से होते हैं इसको भी समझिए। ये होता है अ, ई, छोटा ऊ और ए। ये 4 जो है इसको मूल स्वर माना गया है। एक और भी प्रश्न होता है, जैसे कौन सा पश्च स्वर है, कौन सा पश्च स्वर है। तो पश्च स्वर कहने का मतलब है कि जिसका आवाज पीछे यानी कंठ के अंदरी भाग से निकलता हो वो क्या हो जाएगा, पश्च स्वर। आपके पास ऑप्शन दिया रहेगा आ, छोटा ई, ज और ढ। तो इनमें आप उच्चारण करके देखिए, उच्चारण करने के साथ आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आ बहुत पीछे जा रहा है, इसका सीधे कंठ के पीछे वाला सा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अग्र स्वर उच्चारण में जीभ के अग्र भाग का प्रयोग होता है, जैसे कि ई, जैसे कि ए, जैसे कि ए, जैसे कि कैपिटल ई, इसको बोलते हैं अग्र स्वर। अब पश्च स्वर क्या हो जाएगा, तो ये आ हो जाता है, जिसको पीछे से बोलते हैं। देखिए सीजी टेट का भी कुछ कुछ प्रश्न है जो ये पूछा गया था, इसको समझ लेते हैं। जैसे पूछा गया था कि कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है। तो ये तो खैर मैं बता चुका हूँ। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको संयुक्त स्वर बोला जाता है, ये भी बता दिया जा चुका है। और एक ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो व्याकरण जो लिखी थी पाणिनि ने य, र, ल, व, य, र, ल, व को संक्षेप में क्या कहा है, क्या कहा है, संक्षेप में क्या कहा है। तो संक्षेप में क्या कहा है, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा य लव, ऑप्शन नंबर बी में यर लव, और ऑप्शन नंबर सी है जो वो है गढ़, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है यड़। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो हो जाता है डी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सीजी व्यापक ANM 2015 में पूछा गया है। उसके बाद देखिए कि लिपि क्या है, लिपि क्या है, ये भी प्रश्न पूछ देता है। तो लिपि क्या है, लिपि है ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप, ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप है। बहुत सारे प्रश्न हैं जो हैं, और भी जो एक दो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं, चलिए। जैसे ऊ किस प्रकार का स्वर है, कैपिटल ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो ये जो ऊ है, ये जो इसको अभी जस्ट अब हम यहाँ पर देखिए कि जो अग्र स्वर है वो तो जो छोटा छोटा वाला होते हैं वो होते हैं, तो ऊ जो है पश्च स्वर में आता है, पश्च स्वर में आता है कैपिटल ऊ, इसको आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से लगभग जितने भी आने वाले प्रश्न हैं वो हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा भी आप खुद से MCQ लगाते रहिए। कुछ बुक ले लीजिए और जो भी टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो रहा है इसके अतिरिक्त जो भी बच जा रहे हैं उसको आप दोहराते रहिए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी प्रकार से हर एक क्लास के बाद
MCQ क्लासेस चलते रहेंगे। इससे आप प्रश्न किस पैटर्न में आते हैं आपको ये क्लियर होते रहेगा और एग्ज़ाम पे बहुत सहयोग होगा। चलिए सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक पर्यायवाची शब्द में। अगला जो टॉपिक होने वाला है वो पर्यायवाची है। हम पर्यायवाची को बेहद ट्रिक और आसान शब्दों में हम बहुत सारे पर्यायवाचियों को याद कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। 100, 150, 200 इस प्रकार से आपको पर्यायवाची याद हो जाएगा। बस वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद।